सेक्शन डी में ही जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया उसी में एक और का पार्ट भी है और वो क्वेश्चन भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ही है। आइए उस क्वेश्चन को भी करते हैं। 5 मार्क का है ये भी। क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट वी विल रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 30 degree. Determine the height of the tower. अब पहले क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, उसका डायग्राम बनाएंगे और थोड़ा सा डायग्राम डिस्कस भी करेंगे कि इस डायग्राम में क्या खास बात थी। ठीक है, देखिए हमें बोला है कि आपके ग्राउंड पर एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। लेट अस सपोज दिस इज ग्राउंड लेवल और इस ग्राउंड लेवल पर एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। लेट अस सपोज दिस बिल्डिंग ए बी इज 7 मीटर हाई। लेट अस सपोज इसकी हाइट को हम लोग स्मॉल एच अज्यूम कर लेते हैं और अज्यूम क्या करें, दिया हुआ है 7 मीटर और बोल रहा है कि इस बिल्डिंग से आप क्या कर रहे हैं, सामने एक टावर को देख रहे हैं और उस टावर के टॉप को देखने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की जरूरत पड़ रही है जो कि 60 डिग्री है और उसके फुट को देखने के लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन की जरूरत पड़ रही है, यानी कि वो दिया हुआ है 30 डिग्री की। 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। अब इसमें समझना पहले ये ज़रूरी है कि कभी भी आप जब बिल्डिंग किसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं सामने से, तो आपका जो आई लेवल है, आपको सामने वाली बिल्डिंग को देखना है। सामने वाली बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आई लेवल जो आपका हॉरिजॉन्टल है उसको, अपने सर को आपको ऐसे ऊपर उठाना पड़ेगा, नहीं टॉप को देखने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल लेवल से आपका एक एंगल क्रिएट होगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस क्वेश्चन में बोला है कि उस बिल्डिंग के उसका जो फुट है उसको देखने के लिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट करना पड़ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट करने का मतलब है क्या, कि अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है ग्राउंड लेवल के पैरेलल, आपका जो आई साइट लेवल है उसके सामने वाली बिल्डिंग के जो यहाँ पे टावर दिया हुआ है उसके फुट को देखने के लिए आपको सर को नीचे झुकाना पड़ रहा है। नीचे झुकाने का मतलब है, एक बात तो पक्की है कि सामने वाली बिल्डिंग जो है वो आपके आई लेवल से नीचे है, यानी आप कहीं ऐसी जगह पे खड़े हैं जो मिडवे है, कहीं बीच में है सामने वाली बिल्डिंग के। यानी कि आपका जो ये बिल्डिंग दिया हुआ है वो सामने दिए गए टावर से छोटा है। यहाँ पे हमारे पास टावर है, लेट अस सपोज टावर इज डिनोटेड बाय C and D. Let us suppose this is the tower CD. ओके, और आप जहाँ से खड़े हैं उसके टॉप को देखने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं अपने आई लेवल से, तो उसके टॉप को देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से बनाना पड़ेगा और उसके बॉटम को देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना पड़ेगा, यानी कि मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा। इस टावर के फुट को देखने के लिए मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मेरा आई जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे आएगा। तो इसका मतलब यही होता है कि आप जिस भी बिल्डिंग पे खड़े हैं, आपको सामने वाली बिल्डिंग क्या है, आपसे लंबी है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे खड़े होते और सामने वाले बिल्डिंग को देख रहे होते, तो आपको फुट ऑफ जो सामने वाली बिल्डिंग है उसके फुट को देखने के लिए किसी भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके बिल्कुल आई साइड के बिल्कुल सामने होता है। अरे बस एंगल ऑफ डिप्रेशन की तो उस समय बात नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में ये साफ साफ पता चल रहा है कि आप ग्राउंड लेवल पे नहीं खड़े हैं, आप कहीं ऊपर खड़े हैं और टॉप को देखने के लिए आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की जरूरत पड़ी है, यानी कि सामने वाली बिल्डिंग का जो टॉप है वो आपके आई साइड लेवल से पक्का ऊपर है। ठीक, तो ये डायग्राम इस तरह से क्रिएट हुआ। ये बिल्डिंग, ये टावर, ठीक है, दिस इज द बिल्डिंग ऑन विच यू आर स्टैंडिंग, और जो सामने वाला जो बिल्डिंग है वो टावर है एक्चुअली में, विच इज टॉलर दैन यू। ठीक है, अच्छा, इस तरह के कैलकुलेशंस में क्या करना होता है, जब भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्रिएट करते हैं जो कि ग्राउंड के पैरेलल होता है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पे सपोज इसी को मैं आगे एक्सटेंड करूँ, इस डॉटेड लाइन को मैं जब एक्सटेंड करूँगा, लेट अस सपोज यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे मिला सपोज E,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक डायग्राम क्रिएट हुआ AECB, ये एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ। कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है? ये लाइन इसके पैरेलल है ग्राउंड के, हमें पता है जो हमारा आई लेवल होता है, जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं वो ग्राउंड के पैरेलल बनाते हैं। और ये जो दो सामने में बिल्डिंग्स हैं, जो एक बिल्डिंग है और एक टावर है, वो भी ग्राउंड के ऊपर परपेंडिकुलर खड़ी है, तो वो भी आमने सामने क्या है, पैरेलल लाइन्स है। और दो ऑपोजिट साइड्स अगर आमने सामने क्या हो, पैरेलल हो, तो सामने जो डायग्राम बनता है वो पैरेललोग्राम बनता है। और पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि उसके ऑपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है। यानी कि यहाँ पे ई से लेके सी तक की जो हाइट है वो 7 मीटर होनी चाहिए, वो 7 मीटर होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, ठीक है। नाउ हमें करना क्या है, हमें इस टावर की हाइट, टोटल हाइट निकालनी है। टावर की अगर हाइट देखा जाए तो टावर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ऊंचा है। दिस इज द एंटायर लेंथ, दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द टावर। उस टावर की लेंथ को अगर हम कैपिटल H अज्यूम कर लें, अगर हम उसे कैपिटल H अज्यूम कर लें, तो हमें एक चीज साफ साफ इस डायग्राम में दिख रहा है कि ई से लेके सी तक का ये जो EC लेंथ है वो 7 मीटर है, और यहाँ ग्राउंड से ये टॉप तक का जो लेंथ है वो H है। अगर हम टोटल लेंथ में से EC की लेंथ को माइनस कर दें तो मुझे DE की लेंथ मिल जाएगी। आई विल ऑब्टेन द DE लेंथ एज कैपिटल H माइनस 7 मीटर्स। अब होगा क्या कि मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्रिएट होगा। और फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन योर लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल, योर आई साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल है ना। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका आई साइट का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है डॉटेड लाइन। और लाइन ऑफ साइट क्या है, लाइन ऑफ साइट मतलब आप जिस चीज़ को भी देख रहे हैं, आप इमेजिन करो कि एक लाइन आपके आई, एक रे आपके आई से उसके जिस चीज़ को भी देख रहे हैं उसको जा रही है, मतलब वहाँ तक जा रही है, ठीक है, तो वो लाइन ऑफ साइट होती है। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में एंगल ऑफ जो दिया हुआ है 60 डिग्री, वही एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है आपका लाइन ऑफ साइट, यानी ये जो लाइन बनाई है मैंने AC, उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, यानी कि आपके आई साइट के लेवल के साथ में जो वहाँ पे लाइन डॉटेड लाइन बनाई है, उन दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो बहुत सारे बच्चों को ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का थोड़ा सा पंगा रहता है कि वो लोग ढंग से समझ नहीं पा रहे होते कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलना है। तो ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, हम हॉरिजॉन्टल लाइन और अपनी लाइन ऑफ साइट, किसी भी चीज़ को ऊपर देखने के लिए जो लाइन ऑफ साइट बनती है उसके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि आपकी लाइन ऑफ साइट, यानी जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं वो वाली लाइन, और हॉरिजॉन्टल लेवल वाली जो लाइन है उसके बीच में जो एंगल बना, उसके एरोज देख लेना ध्यान से कि मैंने एरो, एंगल ऑफ एलिवेशन का एरो एंगल जब बनाया है तो उसका एरो मैंने ऊपर की तरफ दिखाया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनाया मैंने तो उसका एरो नीचे की तरफ दिखाया कि मुझे नीचे देखना पड़ेगा वहाँ से, है ना। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे था कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है, एक पैरेललोग्राम यहाँ पे रेक्टेंगल एक क्रिएट हो रहा है, उसका हमने यूज़ करके AB की लेंथ को यहाँ शिफ्ट कर दिया EC के लेंथ के बराबर। ये 7 मीटर टॉल था तो EC की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 7 मीटर, है ना। इसी डॉटेड लाइन को मैंने एक्सटेंड किया था। E इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस डॉटेड लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल विद दिस टावर। तो ये डायग्राम है अपना, ठीक है। और कभी भी हमारे पास जब एंगल्स होते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे हमें कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं, और हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री में उन्हीं राइट एंगल ट्राइंगल्स का पढ़ाई करते हैं, है ना। एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में जो 10th क्लास है उसमें यही किया जाता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे छोटा सा है DAE, दिस ट्राइंगल DAE। इस ट्राइंगल में देखो यहाँ पर 60 डिग्री बना हुआ है, यहाँ पर 90 डिग्री बना हुआ है। ये 90 क्यों है, अगर कोई पूछे ये 90 क्यों है, तो तुम बोल सकते हो क्या कि हमारा जो टावर है वो ग्राउंड से परपेंडिकुलर खड़ा है, और ये जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है वो पैरेलल बनाई है इस बिल्डिंग के साथ। और हमें पता है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस के साथ अगर एक ट्रांसवर्सल बनाया जाए तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है ना। ये सेम जगह पे बने हुए एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए अगर ग्राउंड से टावर अगर ग्राउंड के ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर खड़ा है तो यहाँ पे भी जो एंगल क्रिएट होगा वो भी 90 डिग्री ही होगा।
तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया ADE, ठीक है। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल हम किसे कंसिडर कर सकते हैं? तुम बोल सकते हो क्या कि एक ट्राइंगल सर मेरे पास AEC है, आई कैन कंसिडर दिस ट्राइंगल। ऑफ कोर्स तुम उस ट्राइंगल को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होता है क्या कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी तुम्हें मिले, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन को तुम ट्रांसफर कर लिया करो अपने ग्राउंड पे बने हुए ट्राइंगल पर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। दो लाइन अगर पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल अगर बना हुआ हो, सपोज मैं एक ट्रांसवर्सल ऐसे टेढ़ा सा बना देता हूँ सपोज, तो अंदर की साइड में बना हुआ और अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना, अंदर की साइड में बना हुआ और अपने जेड जैसा एक डायग्राम जो बनता है, वहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और पैरेलल लाइंस में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर जो ट्रांसवर्सल के साथ बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इस लेवल को, ये जो डॉटेड लाइन थी, इस डॉटेड लाइन और ग्राउंड को देखूं तो ये दो पैरेलल लाइन है और AC विल बी एक्टिंग एज द ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है Z जैसा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, और हमें पता है ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 30 डिग्री को यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह। याद रखो, तुम अगर नहीं भी करते ये चीज़, तुम अगर ट्राइंगल AEC को कंसिडर करके सॉल्व करते क्वेश्चन तो भी बन जाता, लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं क्या कि बच्चे लोग ये जो नीचे जो ट्रांसफर हो जाता है एंगल, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 30 डिग्री को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, 60 डिग्री को वहीं पर रहने दिया। अब हम इधर से 30 डिग्री को मिटा देते हैं ताकि हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि हम कौन कौन से दो राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लेंगे AED, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो हम लोग लेंगे ABC लेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग भी क्या है, ग्राउंड के परपेंडिकुलर खड़ी है, ठीक है बच्चा। उसके बाद नाउ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कौन सा यूज़ करें, साइन यूज़ करें, कॉस यूज़ करें, या टैन यूज़ करें, या उनके रेसिप्रोकल्स, कौन सा यूज़ करें, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। इसमें अगर देखा जाए तो हमें हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। हाइट मतलब दिस लेंथ, इस लेंथ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और ये इस वाले ट्राइंगल में ये वाली लेंथ दी हुई है, यानी कि हमें दोनों ट्राइंगल्स में इन दोनों लेंथ को तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज उन्हीं का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कुछ इन्फॉर्मेशन उसी से पूछा हुआ है, ठीक है। और अगर तुम दोनों ट्राइंगल्स को देखो ध्यान से तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये वाली लेंथ, ये जो BC की लेंथ है, उतनी ही लंबी लेंथ AE की भी है। क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल क्रिएटेड था, और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो बराबर जो दो लेंथ दिया हुआ है इधर और उधर, हम देख सकते हैं दोनों लेंथ को हम एक ही लेंथ कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमें BC के बदले AE लिखना पड़े या AE के बदले BC लिखना पड़े तो वी कैन स्विच। तो हमेशा जब भी इस तरह के मल्टीपल ट्राइंगल्स, यानी दो ट्राइंगल्स वाली बात अगर हो रही है क्वेश्चन में, तो आपको क्या कंसिडर करना चाहिए, उन वाले लेंथ को लेना चाहिए जो लेंथ क्वेश्चन में पूछा गया हो, और एक ऐसी लेंथ जो दोनों में कॉमन हो, ताकि हम उसे बाद में एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। अब पहले उनको पहचानते हैं कि ये दोनों है क्या चीज़। हम लोग को पता है कि जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स का यूज़ कर रहे हैं 10th क्लास में, तो हम 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बुलाते हैं। एंगल और 90 डिग्री जहाँ पे बना होता है उस साइड को बेस बुलाते हैं, और एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बुलाते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ हो रखा है, और इस ट्राइंगल में भी देखो एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर कहलाता है, और 90 और एंगल जहाँ पे बना होता है वो बेस कहलाता है। यानी इस वाली ट्राइंगल ABC में भी हमें परपेंडिकुलर और बेस का काम है। दोनों ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस का काम है। परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कौन करता है, परपेंडिकुलर और बेस को टैन या कॉट रिलेट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में टैन या कॉट की वैल्यू निकालेंगे। ज़्यादातर हम लोग क्या होते हैं, टैन में हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, तुम चाहो तो कॉट में भी उसको कंसिडर कर सकते हो। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन द ट्राइंगल ADE tan 60 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल में tan 60 डिग्री निकालेंगे। tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज DE अपॉन द बेस AE। नाउ DE की वैल्यू और AE की तो हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है। ये वाले यहाँ से यहाँ तक का टावर का डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है, तो कोई नहीं, हम उसे एज इट इज लिखेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, तो हम इसमें वैल्यूज अगर डालें तो tan 60 डिग्री होता है √3,
DE की वैल्यू हमारे इस कैलकुलेशन से कितनी आ रखी थी, h माइनस 7, दैट इज द हाइट माइनस हाइट ऑफ द टावर माइनस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ओके। और AE को एज इट इज कंसिडर कर लो। तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, जो चीज़ तुम्हें नहीं चाहिए, AE जैसे तुम्हें नहीं चाहिए, उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल कर दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो वो है, दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ कि हम डिवीजन करके परफॉर्म करके भी कभी कभी अननोन वैल्यूज को हटा सकते हैं। तो लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन एज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ हमने ट्राइंगल ADE कंसिडर कर लिया, उसका tan ले लिया बिकॉज परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन था। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC, इसमें भी हम लोग tan 30 डिग्री कंसिडर कर लेंगे बिकॉज हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस का इंफॉर्मेशन हमसे एक तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर का, एंड बेस क्या है, ऊपर वाले ट्राइंगल के बेस से मैच हो रहा है। उसी लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे tan 30 डिग्री ले रहे हैं। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, द परपेंडिकुलर AB एंड द बेस BC। अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, वो होगा AB की लेंथ हमें 7 मीटर्स दी हुई है, और BC को अभी हम एज इट इज कंसिडर करते हैं, और हम क्या करने वाले हैं, BC और AE को आपस में क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, है ना। AE की वैल्यू या तो BC के टर्म्स में लिख देंगे, या BC की वैल्यू निकाल कर हम लोग उसको AE के टर्म्स में लिख देंगे, जो भी हमें आसान लगेगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें दिख रहा है कि मुझे BC की वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है। BC को अगर मैं ट्रांसपोज कर लूँ, इसको इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर BC की वैल्यू 7 टाइम्स √3, है ना। ये यहाँ डिवीजन में है, ट्रांसपोज होने के बाद मतलब क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और BC यहाँ डिवीजन में है तो ये 1 के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो BC की वैल्यू 7√3 मीटर्स आ गई है, और हमें पता है कि BC क्या है, AE के बराबर है। BC की लेंथ AE के बराबर है बिकॉज वो डायग्राम क्या बना हुआ था, रेक्टेंगल बना हुआ था, मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना। नाउ put this entire information in the first equation। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोलो। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 2 हम इक्वेशन अगर 1 में पुट कर दे तो हमें मिलता है, पुटिंग 2 in 1 we get, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन, इंस्टेड ऑफ AE के बदले हम BC की वैल्यू डालेंगे, दैट इज 7√3। इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज करेंगे, ये डिवीजन में है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगला स्टेप होगा √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7√3 के साथ, और ये बचेगा कितना, h माइनस 7, है ना। हमें पता है इरेशनल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रैशनल पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पर ये सॉल्व होकर आ जाएगा 7 × 1 = 7, और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, दैट इज इट विल बिकम 7 × 3 दैट इज इक्वल टू h माइनस 7। इस 7 को इधर ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पे 7 × 3 = 21 पहले से लिखा हुआ है, ये -7 है, ये इधर ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, +7। दिस विल बिकम 21 + 7 इज इक्वल टू h, दैट इज h इज इक्वल टू हाउ मच, 28 मीटर्स। यानी कि हमारा जो ये टावर था सामने में वो कितने मीटर्स का था, 28 मीटर्स का था। दिस वाज द अनदर पार्ट ऑफ द सेक्शन D, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन था, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, थैंक यू।